हमारे साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं डॉक्टर फहीम यूनिस, जो एक ऐसी आवाज है ट्विटर पर कि वो हर तरीके की इंफॉर्मेशन कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड शेयर करते आए हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस लीड करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। पहला शुक्रिया। सवाल मेरा आपसे यही है कि अमेरिका में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस इस वक्त हो रही हैं, और इसमें जिस तरीके की जो डेल्टा वेव भारत में आई थी, जहां पर पूरे तरीके से एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स हो गया था, वही सिचुएशन अब अमेरिका में क्यों दिखाई दे रही है सर? जी, अमेरिका के हालात बहुत ख़राब हैं। 1800 के करीब अमेरिकन रोज़ाना मर रहे हैं कोरोना वायरस से। तकरीबन 1 मिलियन नए टेस्ट पॉजिटिव हैं। अभी इसके अलावा वो लोग भी हैं जो या टेस्ट करवा नहीं रहे या जिनके रैपिड टेस्ट घरों में हो रहे हैं, जिनका हमें पता नहीं है। हमारे अस्पतालों में ब्लड की शॉर्टेज है जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। 20 से 30% या इससे भी ज़्यादा हमारा स्टाफ छोड़ के चला गया है। हमारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेरे अस्पताल में 300 बेड्स हैं, जिन अस्पतालों में मैं रोज़ाना जाता हूँ, और इस वक्त 150 के करीब कोरोना के पेशेंट्स हैं हमारे पास। सो हर दूसरा मरीज़ कोरोना का है। आप सोचिए, 80 से 90% वेंटिलेटर्स जो हैं वो कोरोना पेशेंट्स की वजह से ऑक्यूपाइड हैं, और डेथ्स भी हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ रही हैं। सो हाँ, हालात बहुत ख़राब हैं। आपने पूछा उसकी क्या वजह है। जी। अब मुश्किल है ये कहना, क्योंकि बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि हम इस पेंडेमिक जाने से पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। अमेरिका में पब्लिक हेल्थ में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसेज में स्टाफ बहुत कम था। दूसरा, जब ये शुरू हुआ पेंडेमिक, तो हमने अनफॉर्चुनेटली इसको पॉलिटिसाइज कर दिया इस मुल्क में, कि आज भी 70 मिलियन के करीब अमेरिकन हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हालांकि वैक्सीन लगवाना इतना आसान है कि आप अपने सेल फ़ोन पे टेक्स्ट करें तो वो आपको 5 मील के दायरे में ये बता देता है कि कहाँ आके आप अभी वैक्सीन लगवा लें। ना जी। आपको इंश्योरेंस चाहिए, ना आपको डॉक्टर का नुस्खा चाहिए, ना आपको इमिग्रेशन स्टेटस बताना है। इतना आसान है। और तीसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ने दुनिया को बहुत सारे इलाज दिए हैं, वैक्सीन्स दी हैं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन भी दी है। हमारे यहाँ 12 के करीब लोग हैं जो 65% ऑफ डिसइंफॉर्मेशन के जिम्मेदार हैं। तो हम्म। इस दौर में जब इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से फैलती है, उसमें हमने अनफॉर्चुनेटली लोगों को गलत बातें, झूठ बातें यकीन के साथ कही हैं, जिससे लोगों के दिलों में डाउट पैदा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर यूनुस, क्यों अमेरिका सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा था? क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे देश इस कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि किसी भी देश को इस वायरस से अभी तक निजात नहीं मिल पाया है। जी, मेरा ख्याल है मुश्किल है। गवर्नमेंट अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, वो ज़्यादा अच्छा जवाब इसका दे सकते हैं। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि कम से कम पहली गवर्नमेंट जो हमारी प्रेसिडेंट ट्रंप की थी, उन्होंने तो वायरस के अंदर बहुत डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट की और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डिप्लीट किया। जब ये जी। नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कम से कम ट्रस्ट री एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। इन्होंने साइंस के खिलाफ कोई बात नहीं की। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैक्सीनेशन पे की है। लेकिन अगेन, मुल्क में पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि आप क्या करेंगे अगर 70 मिलियन लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दें। 70 से 80% पेशेंट्स जो हमारे अस्पतालों में हैं इस वक्त वो अनवैक्सीनेटेड हैं, और 10 से 15 वो हैं जो अंडर वैक्सीनेटेड हैं, मीनिंग उन्होंने अपना बूस्टर शॉट नहीं लगवाया। तो जी। सरकार एक हद तक कर सकती है। मेरा ख्याल है कुछ जिम्मेदारी इसमें इंसानों लोगों की भी है, कुछ डॉक्टर्स की भी है, कुछ बाकी पॉलिटिकल रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स की भी है। जी, बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा अस्पताल के जो दाखिले हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें कहा गया, और भारत में ये मानना भी है हेल्थ एक्सपर्ट्स का, कि बच्चे जो हैं, डेल्टा वेव में इन्फेक्ट हुए, लेकिन अस्पतालों में उनका दाखिला कम रहा। और अब हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों ही वेरिएंट्स हैं, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग अस्पताल के दाखिले दिखाई दे रहे हैं इस वक़्त अमेरिका में।
जी, बच्चों के अंदर आपकी बात दुरुस्त है। काफ़ी सारे इसके फैक्टर्स हैं। पहला तो फैक्टर ये है कि सबसे अंडर वैक्सीनेटेड ग्रुप हमारे बच्चों का है, क्योंकि 30% के करीब बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, 70% के करीब अभी जिनको कहना चाहिए वल्नरेबल हैं। उस पे हमने स्कूल्स यहाँ पे खोले थे, और जब स्कूल्स जी। खुलते हैं तो स्कूलों में ट्रांसमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और हुँ, तीसरा ये है कि ओमिक्रॉन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, आपके गले को, आपके ऊपर की सांस की नालियों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की निस्बत, जहाँ पे आपके फेफड़े और लंग्स होते हैं। तो चूंकि बच्चों का ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, तो उनको कई दफ़ा ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ये समझे कि बच्चों के लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। आज भी ओमिक्रॉन बूढ़ी उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ, बच्चे महफूज नहीं हैं, हमें उनकी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये सेंसेशन या ये खौफ नहीं फैलाना चाहिए लोगों में कि समहाउ बच्चों का रिस्क बहुत ज़्यादा है। बच्चों का रिस्क वैसा ही है जैसा सबका है, और हाँ, चूँकि इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अब बच्चों के केसेस भी हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इसमें। जी। डॉक्टर यूनुस, कैसे हम बच्चों को महफ़ूज़ रख सकते हैं? क्या वैक्सिनेशन करना ही सही चीज़ होगी उनके लिए इस वक़्त? क्योंकि भारत में भी अगर देखें कि 15 से 18 साल के बच्चों की ही वैक्सिनेशन की जा रही है, और कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि बच्चों को वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। आपका क्या मानना है? कि मेरी तो अपनी कोई राय है ही नहीं इस पूरी पैंडेमिक में, और यही मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम सब इसको एज स्टूडेंट्स अप्रोच करें, और जो कलेक्टिव नॉलेज है उस जी। कलेक्टिव नॉलेज के साथ चलें। तो कलेक्टिव नॉलेज इस वक्त ये है कि 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन आर वेरी इफेक्टिव, और हुँ, उन वैक्सीन से उनको 90% से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, और उनकी हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम होता है। अगर आपके मुल्क में वैक्सीन अवेलेबल है तो यकीनन वैक्सीनेशन एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। दूसरा, मास्क्स, मैंने देखा है कि मेरे तजर्बे में बच्चे मास्क के साथ एक्चुअली ज़्यादा कंप्लायंट हैं बड़ों की निस्बत। तो अगर जी। हम बच्चों को अच्छी तरह सिखा दें तो एक्चुअली वो बहुत अच्छा मास्क पहनते हैं, बहुत अच्छी एहतियात कर लेते हैं। तो मास्क और वैक्सीन के साथ बच्चों की ज़िंदगी चलनी चाहिए। पिछले 2 साल में जो उनके स्कूल बंद हुए और उनकी जो एजुकेशन और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आया, उसके बारे में सीडीसी भी ये कहती है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी ये कहती है कि स्कूल्स खुलने चाहिए और उनके अंदर अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ताकि उस रिस्क को कम किया जा सके। हुँ। बिल्कुल, अभी भी पेरेंट्स में एक तरीके का डर है बच्चों को लेके। भारत में जो निचली क्लासेस के स्कूल्स हैं, वो अभी तक खुले नहीं हैं, सिर्फ़ बड़ी क्लासेस खुली हैं। लेकिन मास्क के जिस बारे में आपने बात बताई, कौन-सा मास्क सबसे ज़्यादा सुरक्षित है? और इस वक़्त हम सुनते हैं कि KN95, N95 मास्क पहनना सबसे समझदारी का काम होगा, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर मास कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है, कोई भी मास्क इस वक़्त उपयोग किया जा सकता है? जी, कोई भी मास्क ना पहनने से तो बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप N95 या KN95 पहने। अगर 2 लोग आपस में बैठे हैं, उनमें से एक को कोरोना है और दोनों ने N95 मास्क पहना हुआ है, तो हुँ, स्टडीज़ ये शो करती हैं कि तकरीबन 20 घंटे भी वो अगर करीब रहेंगे तो शायद उनका इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर एक ने सर्जिकल मास्क पहना हुआ है और एक ने KN95 पहना हुआ है, तो शायद 5 घंटे, 4 या 5 घंटे में ट्रांसमिशन हो जाएगी। अगर दोनों ने सर्जिकल मास्क पहना हुआ है, तो शायद आधे से 1 घंटे में ट्रांसमिशन हो जाएगी। और अगर उन्होंने क्लॉथ मास्क्स पहने हुए हैं, तो शायद 15 मिनट में ट्रांसमिशन हो जाएगी। तो ये है उसका इम्पैक्ट। लेकिन मेरा ख़्याल है कि एक और चीज़ जिसकी वजह से लोग नहीं पहन पाते मास्क्स, एक उनको ये यकीन नहीं होता कि कौन-सा मास्क असली है। हम इतना महँगा मास्क ले रहे हैं, क्या ये असली है या नकली? इसका जवाब जी। तो वो लोग देंगे जो एक्सपर्ट्स इस वक़्त इंडिया में मौजूद हैं। मैं तो वहाँ हुँ, पे नहीं हूँ मौजूद, इसलिए आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट। हुँ, दूसरा हुँ, क्वेश्चन उनका ये होता है कि हम इतना महँगा मास्क खरीद के रोज़ाना फेंक नहीं सकते, और मैं उनको कहता हूँ आप बिल्कुल मत फेंकिए। आप 2 KN95 मास्क ले लीजिए, एक पहने, दूसरे को कागज़ के जैसे ब्राउन या अखबार का जो लफ़ाफ़ा होता था पुराने ज़माने में, आज पता नहीं जी, होता है। जी, कागज़ के होता है। लफ़ाफ़े में उसको गाड़ी में रख दें। उससे ये हुँ, होगा कि बगैर धोए वो उस गाड़ी की गर्मी से उस कागज़ के लफ़ाफ़े के अंदर वो स्टेरिलाइज़ खुद ब खुद रोज़ाना होता रहेगा। हुँ, एक आप पहनिए, दूसरे को बैग में रख दीजिए गाड़ी में, अगले दिन एक्सचेंज कर लें, गाड़ी वाला पहन लें और इसको उसमें रख दें। इस तरह करके आप ये 2 मास्क्स महीनों चला सकते हैं। अगेन आइडियल नहीं है,
लेकिन बहुत बहुत बेहतर है ना करने से। तो इससे आपकी अफोर्डेबिलिटी भी स्ट्रेच हो जाएगी और आपको हम्म। प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। हमारे अस्पतालों में भी कई दफ़ा लोग N95 हफ्ता हफ्ता पहनते हैं हॉस्पिटल्स में। हम्म। हम्म। ये बहुत ही हेल्पफुल टिप आपने बताए हैं डॉक्टर यूनुस। और मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि कुछ विषयों पर जहां पर लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है ढंग से, जैसे एक सवाल उठ रहा है फिलहाल कि ओमिक्रॉन से जितने लोगों को संक्रमण हो चुका है, क्या उन्हें दोबारा संक्रमण हो सकता है ओमिक्रॉन से, और कितना लंबा प्रोटेक्शन मिलता है अगर इस वायरस से कोई इन्फेक्ट हुआ हो तो हाल ही में? जी, हमें नहीं पता कितनी प्रोटेक्शन मिलती है। जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि जिन लोगों को डेल्टा हुआ था, अब वो हम्म। ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से वापस आ रहे हैं, कई दफ़ा 2 माह में, कई दफ़ा 3 महीने में। सो ये तो जी। क्लियर है कि इवन डेल्टा जैसे सीवियर इन्फेक्शन ने भी ओमिक्रॉन के लिए फुल प्रोटेक्शन नहीं दी। अभी हम्म। हमारे पास पूरी स्टडीज़ नहीं है, लेकिन तजर्बा ये बताता है कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन होगा, वो आइंदा किसी वेरिएंट के लिए ससेप्टेबल रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि मुझे पता है कई लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगेन डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है सोशल मीडिया से, कि जी। ओमिक्रॉन बहुत अच्छी नेचर की वैक्सीन है, इससे इन्फेक्ट हो जाओ ताकि दोबारा मसला ख़त्म हो जाए। अगर आप इससे इन्फेक्ट भी हो गए और आप ठीक भी हो गए, तो हो सकता है आपको दोबारा कोविड हो जाए अगले किसी वेरिएंट से। सो इस चीज़ से मैं हमेशा कहता हूँ कि ना इन्फेक्शन हो ना माइल्ड इन्फेक्शन से बहुत बेहतर है। सो आप कोशिश हम्म। कीजिए कि आप इससे बच जाएं, अगले 1-2 महीने एहतियात कर लें। जब ये वेव गुजर जाएगी तो ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल। क्या डॉक्टर यूनुस ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है? क्योंकि आने वाले समय में हम ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं और एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद आ सकता है। और किस वक़्त हम कह सकते हैं कि हम एंडेमिक स्टेज में पहुँच गए हैं? कि ज़िंदगी नॉर्मल तो 100% हो जाएगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जो भी लाइफ इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाट गोज़ अप कम्स डाउन। ऐसे परमानेंट तो कुछ नहीं होता। तो लोगों को होपफुल रहना चाहिए। मोर एनालिसिस इसका ये है कि जब शुरू हुई थी ये पैंडेमिक, तो हुँ। तकरीबन 8 बिलियन दुनिया के लोगों में से किसी में भी इसके लिए इम्यूनिटी नहीं थी। आज 4 बिलियन से ज़्यादा, आधी दुनिया से ज़्यादा, या इस इन्फेक्शन से उनका वास्ता पड़ चुका है या उनको वैक्सीन मिल चुकी है। तो इस ओके। वायरस के पास उतने टारगेट्स आज नहीं हैं जितने 2 साल पहले थे। हर वेरिएंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस वायरस के टारगेट्स कम हो रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है। सो द गेम इज गोइंग इन आवर फेवर। हम हुँ। इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ कोर्स जितना हम जल्दी से वैक्सीनेट करेंगे और जितनी हमारी पॉलिसीज़ कोहिरेंट होंगी और जितना हम एज अ कंट्री मिल के काम करेंगे, उतना जल्दी आप इसको एंडेमिक बना सकते हैं। एंडेमिक की आपने जो बात की, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, हुँ। क्योंकि एक मुल्क इसकी जिसकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वहाँ ये जल्दी एंडेमिक हो जाएगा। हुँ। अनफॉर्चुनेटली अब जैसे अमेरिका कनाडा में, मेरा ये ख्याल है कि कनाडा में ये जल्दी एंडेमिक हो जाएगा अमेरिका की हुँ। नस्बत, क्योंकि कनाडा हुँ। की पॉलिसी बहुत ज़्यादा अलाइंड है, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है, वैक्सीनेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर है। सो हुँ। सब कंट्रोल वायरस के हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। हुँ। तो डॉक्टर यूनुस, जब आपको खुद कोविड हुआ था और अभी आप हाल ही में ठीक होकर वापस आए हैं, क्या ऐसे सुझाव हैं आप लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड इन्फेक्शन है, नेचर की वैक्सीन है। आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया डॉक्टर? जी, मैं तो खुली किताब हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। कि नंबर 1 के मास्क का फ़ायदा है। मैंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा दफ़ा कोविड पेशेंट्स के मैं करीब गया हूँ हॉस्पिटल्स में 2 साल, और मुझे इन्फेक्शन नहीं हुई। लेकिन हुँ। बगैर मास्क के मैं 2 दिन के लिए एक फैमिली गैदरिंग में गया और मुझे इन्फेक्शन हो गई। सो पहली बात तो हुँ। यह कि आर इफेक्टिव। दूसरी बात यह कि वैक्सीन्स का फ़ायदा है, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा अपना बूस्टर शॉट भी लगवाया हुआ था, और उसी की वजह से 3-4 दिन के बाद मैं बेहतर हो गया। मैंने रिमोट वर्क शुरू कर दिया, छठे दिन मैं काम पे चला गया मास्क पहन के, और आज 2 हफ्ते के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन अ वेंटिलेटर। तो हुँ। इसका मतलब है कि वैक्सीन्स भी काम करती हैं। तीसरी ये बात है कि मैंने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट्स नहीं लिए, मैंने कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ली, कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नहीं ली, पैक्सलोविड नहीं ली, मैंने
आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, सिर्फ जी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया अपना। तो इससे ये भी पता चलता है कि रेगुलर ट्रीटमेंट्स इनफ होते हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हो। जी, और लोगों को मेरा अगेन मशवरा ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ओमिक्रॉन कैन बी अ वेरी सीरियस डिजीज। हमारा अस्पताल भरा हुआ है आज, 95% वेरिएंट अमेरिका में ओमिक्रॉन है। और मेरे हॉस्पिटल का हर दूसरा पेशेंट, मैं ये इडियोमैटिकली फिगरेटिवली नहीं कह रहा, लिटरली बता रहा हूँ आपको, जिस अस्पताल में मैं जाता हूँ हमारे 300 बेड्स हैं, 150 के करीब हमारे कोविड पेशेंट्स थे ओमिक्रॉन के। तो ओमिक्रॉन माइल्ड नहीं है, ओमिक्रॉन के बड़े सीरियस इफेक्ट्स हैं अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, क्योंकि 80% के करीब हमारे जो पेशेंट्स हैं या वो अनवैक्सीनेटेड हैं, और 10-15% वो हैं जो अंडर वैक्सीनेटेड हैं जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया। बिल्कुल डॉक्टर यूनुस बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। लोग ना समझें कि ओमिक्रॉन माइल्ड है और एक तरीके से जो वैक्सीन एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। भारत में फ़िलहाल थर्ड प्रिकॉशनरी डोज़ कहा जा रहा है इसको जो 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को लगाई जा रही है। लेकिन बहुत ही जल्द हो सकता है कि बाकियों को भी वैक्सीन मिले। लेकिन बहुत सारे सवालों का जो जवाब दिया आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।